स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की पूरी कंसेप्ट। मतलब कि इसमें ए से लेके जेड तक जैसी होती है अल्फ़ाबेट, वैसे ही मैथ की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ए से लेकर जेड तक की सारी फार्मूलाएँ अगर आप इस वीडियो को तैयार कर लेते हैं तो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में फेल नहीं होंगे, मैथ में बैक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब कि मैथ के लिए आपका ये रामबाण सिद्ध होगा। क्या होगा? रामबाण, मतलब लक्ष्मण रेखा होगा कि आप बैक नहीं लगेगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और सारे फार्मूले को तैयार कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ में हमको सबसे पहले एलसीएम निकालने को दिया जाता है। ठीक है, और एलसीएम निकालने को दिया जाता है दो प्रकार से। पहला पूछेगा कि भाग विधि से और दूसरा पूछेगा अभाज्य विधि से। भाग विधि से हमने तो आपको बताया था, ठीक है, और अभाज्य विधि से इसके बारे में पीछे चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आप पीछे बैक वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप भाग विधि और अभाज्य विधि को तैयार कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, इस वीडियो से ये तात्पर्य है कि आपके एग्जाम में सीधी किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एलसीएम से बन सकता है भाग विधि से या अभाज्य विधि से, हमने इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न बन सकता है कि शेष वाले प्रश्न, ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम देगा। ठीक है, उसमें कहेगा कि इतना शेष बचता है तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में शेष को जोड़ देते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको एलसीएम वाला प्रश्न हो और उसमें शेष की बात करें तो एलसीएम में शेष को जोड़ दिया जाता है। एलसीएम में शेष को जोड़ दिया जाता है। जब भी आपको प्रश्न में एलसीएम वाले प्रश्न में शेष मिले, ठीक है, तो एलसीएम में शेष को जोड़ देते हैं। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, जो शेष आता है उसी को हम जोड़ देते हैं। ठीक, और दूसरा कंसेप्ट बन सकता है कि अगर एलसीएम में एक्स जोड़ने को, तो एक्स का मैंने कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी एक स्थान यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो जोड़ने को दे तो हम उल्टा करते हैं, यानी एलसीएम निकालेंगे और जो जोड़ने को दे उसको घटा देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी एलसीएम वाले प्रश्न में कुछ जोड़ने को दे तो हम उल्टा करेंगे, यानी घटा देंगे। ठीक है, यानी वही संख्या को एलसीएम निकाल के हम घटा देते हैं। तीसरी कंसेप्ट कि अगर x घटाने पर बोले, ठीक है, जोड़ने को बोले तो घटाएंगे और घटाने को बोले तो जोड़ेंगे, यानी एलसीएम निकालने के बाद फिर हम जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, भाग विधि और अभाज्य विधि तो हमने बता ही दिए हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है एचसीएफ में। एचसीएफ में अगर शेष वाले बोले तो सबसे पहले जो हमको अंक दिया होगा, जो प्रश्न में जो अंक दिया होगा उसमें से शेष को घटाएंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, तब हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब भी आपको एचसीएफ का क्वेश्चन मिले उसमें शेष की बात करें तो पहले हम उस क्वेश्चन में जो रहता है, जो प्रश्न रहेगा उसमें जो अंक रहेगा उसको घटाएंगे, उससे शेष को पहले ही घटाएंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम में ऐसा नहीं था, एलसीएम पहले एलसीएम निकालते थे फिर शेष को जोड़ देते थे, लेकिन एचसीएफ वाले में पहले ही घटाएंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे और हो गया आपका आंसर। दूसरा टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि समान शेष वाले, जैसे मान लीजिए कि 3 संख्या x y z, क्या ये 3 संख्या, इस जगह पे कुछ भी कोई संख्या हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा वाले में से कम घटाते हैं। ठीक है, ज़्यादा किसमें, तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे तो एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। कहने का मतलब कि पहली संख्या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी में से तीसरी संख्या, दूसरी में से पहली संख्या घटा देंगे, ठीक है, एक संख्या और प्राप्त हो गई, और तीसरी में से पहली संख्या घटा देंगे तो एक और संख्या प्राप्त हो गई। अब इन तीनों का निकाल देंगे हम एचसीएफ, ये हो गया हमारा आंसर। जब भी समान शेष कहे तो उसमें 3 अंक दिए रहेंगे और तीनों अंकों को बारी बारी से घटा लेंगे, उसके बाद से एचसीएफ निकाल देंगे, वही हो गया आंसर। ठीक है, तीसरी बात देखिए, एचसीएफ हमको कब निकाला जाता है? जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। याद रखने का ट्रिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जब भी ज़्यादा से ज़्यादा बोले, बड़े से बड़े बोले, ठीक है, अधिकतम बोले, तो आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। उसी प्रकार आप एलसीएम में भी याद रखेंगे, जब छोटी से छोटी बोलेगा तो प्रश्न एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये तो कंसेप्ट की बात है। अच्छा, अगला चीज़ देखिए, अब पहले बोर्ड मास, ठीक है, उसके बाद आप तैयार करेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, ठीक है, हो सकता है वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो हम बोर्ड मास के ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। बोर्ड मास का नियम, क्या बाबू? बोर्ड मास का नियम।
बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट 3 प्रकार की होती हैं, बड़ा, मंझला और छोटा, ठीक है। और इन तीनों में से भी सबसे पहले हम छोटे वालों को सॉल्व करते हैं। अब बोर्ड पे जगह नहीं है तो आपको हम बताते हैं लिख के कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले वाले को, और फिर बड़े वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये बोर्ड नियम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोडमास का नियम भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक। दूसरी कंसेप्ट, अगर कहीं कॉस्टक हो, ठीक है, कॉस्टक यानी कोई भी कॉस्टक लगाओ, ठीक है, और कॉस्टक के पहले माइनस का चिन्ह हो, अगर मान लो अंदर a+b है, तो जब भी ये कॉस्टक टूटेगा तो अंदर का साइन बदल जाता है। ये कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत काम कारीगर है, ठीक है। समझाया तो नहीं, a+b, ठीक है। तो अंदर का चिन्ह बदलेगा तो यानी यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का ही हो जाएगा, ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, कहीं भी कोष्टक के पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से प्रश्न बनेगा सर्व समीकरण के बारे में। जब भी आपसे सर्व समीकरण का क्वेश्चन पूछे तो आप LHS बराबर RHS को सिद्ध करेंगे, यानी वो सर्व समीकरण है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड जैसे ही आ गया यानी वो सर्व समीकरण है। अभी हमने पीछे आपको बताया है कि सबसे पहले x बराबर 1 रख के चेक करेंगे, फिर x बराबर 2 रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद आप तीसरी चीज़ क्या याद रखेंगे इसमें कि 1 से लेके 25 तक की स्क्वायर याद कर सकते हैं, याद कर ही लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, 1 से लेके 15 तक की क्यूब आप याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, उधर नहीं आप इधर से स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है कि विषम बाहु का क्षेत्रफल आप याद रखेंगे। विषम बाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, इस सूत्र को आप जरूर याद रखिएगा। विषम बाहु का क्षेत्रफल में सबसे पहले आपको A, B और C देखने को मिलेंगे, ठीक है। A, B, C यानी 3 संख्या देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले S को फाइंड करिएगा, और S फाइंड करने का बेस्ट तरीका है कि S बराबर, देखिए S बराबर A+B+C/2, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये निकल गया आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस फार्मूले से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में इसका भी फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहेगा, इसमें आपको 1/2 और लंब गुणे हाइट यानी लंब गुणे आधार, लंब हाइट हो गया, लंब गुणे आधार, इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे। समकोण का त्रिभुज निकालने को दे दे, क्षेत्रफल दे दे तो आप 1/2 गुणे लंब गुणे आधार याद रखिएगा। अगला बन सकता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो √3/4 और a² याद रखिएगा। √3/4 a² याद रखिएगा, ठीक है। और समबाहु का परिमाप पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 3a, क्या बोलेंगे 3a, क्या बोलेंगे 3a, ठीक है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जैसे कि a-b का होल स्क्वायर, ये तो सभी को याद होगा लगभग, a² प्लस के b² माइनस के 2ab, ठीक है। इसको पूरा रट जाइए, घोर के पी लीजिएगा ऐसे सारे फार्मूले को, तभी आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करके लाएंगे। 25 में से कम 20-22 तो नॉर्मली ऐसे आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे आप कर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है a+b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सभी को याद रहता है। लेकिन अब यहाँ से फार्मूला हो गया इम्पॉर्टेंट, a² प्लस के b², देखिए कैसा है, ठीक है। इसको हम यहाँ करा देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ करा देते हैं, ठीक है। देखिए a+b का होल स्क्वायर जब आप लिखेंगे ना, a² प्लस के b² प्लस के 2ab, ध्यान से देखिए, इस फार्मूले को हम याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, a² प्लस के b², जब ये क्या है प्लस में है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी संख्या जब प्लस में होती है तो इधर आती है तो माइनस में चली जाती है। तो यह क्या होगा, a+b के होल स्क्वायर और माइनस के इधर आएगा तो इधर तो -2ab बराबर a² प्लस के b², निकल गया फार्मूला। तो देखिए तो a² प्लस b² में तो a+b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab आ गया आपका,
ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे अच्छे से। दूसरा पूछता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, बिल्कुल आप रट जाइएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। और दूसरा बन सकता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब याद रखिएगा और हर जगह माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और कोष्टक में a माइनस b, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और चौथा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन यानी ए बी और सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस की 2 और कोष्टक में 2 इंटू में रहेगा, कोष्टक में ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी इंटू सी और प्लस सी इंटू ए, ठीक है। याद रखिएगा आप अच्छे से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप बिल्कुल याद रखिएगा, इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपका एग्जाम में इस बार तो आना फिक्स है, इस पे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए तो कोष्टक में ए प्लस बी और फिर कोष्टक में ए माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इसको आप रट जाइएगा, ठीक है। हम इसका कंसेप्ट बता दे रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस आपका बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगाइएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक, इसमें माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको रट जाइएगा, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोष्टक में होगा ए प्लस बी और फिर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, आप इसको रट जाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आयतन का क्षेत्रफल पूछे तो L इंटू बी, आयतन का क्षेत्रफल L इंटू बी, परिमाप पूछे तो 2 इंटू एल प्लस के बी, 2 इंटू एल प्लस के बी। विकर्ण पूछे तो कोष्टक में रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये भी आप रट जाइएगा फार्मूले को। वर्ग में पूछे तो वर्ग में क्षेत्रफल पूछे तो ए स्क्वायर होगा, परिमाप पूछे या परिमिति पूछे तो 4a कर दीजिएगा, ठीक है। और विकर्ण पूछे तो विकर्ण होता है a इंटू रूट 2, a इंटू रूट 2। घनाभ का भी इसी प्रकार आयतन पूछे तो L इंटू बी इंटू एच। अगर घनाभ का परिमाप पूछे तो आप रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस के बी इंटू एच प्लस के एच इंटू एल कर दीजिएगा, तब आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर क्यूब यानी घन यानी आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर और विकर्ण होता है ए गुणे रूट के 3, इसको भी आप रट जाइएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप तैयार रखेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, इसको भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर पूछे कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू के एच, ठीक है। जब भी 4 दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू के एच, ठीक है। और ऐसे प्रश्न बनते हैं कि मान लीजिए कि 4 दीवारों को हमको पेंट कराना हो, अगर पेंट कराना हो और 10 रुपये मतलब लीटर आ रहा है तो कितने खर्च हमको लगेगा, खर्च निकालने को दे देगा, तो आप फटाक से निकालिएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू के एच, और जो हमको प्राप्त होगा एरिया उसके बाद हम तुरंत गुणा कर देंगे उसके मतलब पर लीटर में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी आकृति को पिघला कर अगर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक, और इसको गोलाकार बनाया जाता है, ठीक है, इसको गला के फिर गोलाकार बनाया जाता है, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। क्या होगा? आयतन सदैव बराबर होते हैं। मान लीजिए कि इस आकृति को गला के अगर ये आकृति बनाई जाती है तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, ठीक है, आयतन बराबर होगा। ये जब प्रश्नों को आप हल करेंगे तब ये बातें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। अच्छा, उसके बाद से आपके एग्जाम में टैली पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। टैली में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। टैली में है कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5 लिखने को, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और एक डाल देंगे 5, ठीक है। अगर 6 लिखने को दे दिया जाए
तो आप 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। अगर आपको 4 लिखने को दे दिया जाए तो आप 4 को डंडा ऐसे खींच देंगे, ठीक। 3 लिखने को दे दिया जाए तो 1 2 3, ठीक है। 2 लिखने को दे दिया जाए, 1 लिखने को दे दिया जाए तो आप लिख लेंगे, ठीक है। इस बातों को भी ध्यान पे रखिएगा। अगला आता है आपका टॉपिक है बारंबारता। बारंबारता किसने कहते हैं? किसी भी चीज़ की बार बार दोहराया जाए, यानी कितने बार दोहराई गई उसे बारंबारता कहते हैं। जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये अब इसमें पूछ सकता है कि बताइए 2 का बारंबारता। 2 का बारंबारता कहने का मतलब 2 कितने बार आया है, तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी लिख देंगे 4। समझ में आ गया? बारंबारता मतलब कितने बार आया है, यानी उसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को भी आप याद रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब इससे आगे देखिए। अब डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कोण पे। किस पे बनते हैं बाबू? कोण पे। कोण पे देखिए सबसे सिंपल तरीका, मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, ठीक है। अगर इस रेखा को यहाँ से हम गोली पार दें, यहाँ से गोली पार दें, तो ये 360 डिग्री का एंगल बन गया। कितने एंगल बाबू? 360 डिग्री का एंगल बन गया। अगर हम इस गोले को आधा यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी आधा है ये कितना डिग्री का एंगल बन गया बाबू? 180। कितना बन गया बाबू? 180। अगर हम इसको और आधा कर दें तो ये हो गया 90 का, ठीक है। यानी पूरा गोला 360, आधा गोला 180 और 1/4 यानी कि ये 90 डिग्री के कोण हो गया। इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि कहीं भी आपको कैसा भी फिगर बना के क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ऐसे गिर के और ऐसे बाहर निकाल देगा डंडी, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए ये कोण 55 डिग्री है, तो ये बाहरी कोण बताइए कि x क्या है, ठीक है। आप सिंपल दिमाग लगाएंगे कि कितना है बाबू? आधा गोला है। क्या है? आधा गोला, यानी ये दोनों को मिला के 180। कितना है बाबू? x बराबर 180 है, और 180 में से 55 घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए कहीं भी आपको दे सकता है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ नहीं दे के अगर मान लीजिए यहाँ दे देता और यहाँ दे देता कि यहाँ मान लीजिए 45 है, तो इसका मान बताइए, y का मान बताइए, तो आप क्या करते हैं? देखेंगे कितना गोला है बाबू? आधा गोला, यानी 180 होगा, ठीक है। कहीं भी देगा आप गोले से मिला के अंदाज ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मान लीजिए कि कभी ऐसा ही प्रश्न दे सकता है, देखिए तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से गोला स्टार्ट कर, कितना गोला है? आधा गोला है, यानी इन सबका जोड़ कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? y + 20 + 45 55 है, 55 + 30 + 20, ये सबको जोड़ के बराबर 180 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखिए तो ये ऐसे है और क्या है बाबू? ऐसे एक डंडी है कि यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे x है। ध्यान से देखिए कितना है बाबू? ये 90 है, ठीक है। 180 का भी आधा है, और आधा गोला रहता है तो 180, और आधा का भी आधा है तो 90, यानी x + 60 बराबर 90, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। हमने एक कोण में क्या बताया आपको कि अगर यहाँ से पूरा गोला हो तो 360 डिग्री का कोण, अगर ये आधा हो तो 180 हो, अगर इससे भी आधा हो तो 90 हो। बस इस 3 चीज़ को आप याद रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आएंगे। ये एक ट्रिक है आपको याद रखने का और सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से सर्वांग सम पूछ लेता है। सर्वांग सम में बस केवल आपको 4 चीज़ याद रखनी है कि साइड, इनसाइड, साइड और साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और RHS, ठीक है। समझ में तो नहीं आया होगा? हाँ बिल्कुल समझ में आएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई कोण है, ठीक है, ये तीनों साइड बराबर हो, अगर तीनों साइड बराबर हो तो वो सर्वांग सम होगा, ठीक है। एक साइड बराबर हो और एगो एंगल बराबर हो, ठीक है, मानी वही साइड बराबर हो, वही साइड बराबर हो और एगो एंगलवा बराबर हो और एगो और साइड बराबर हो, तो यानी सर्वांग सम होगा। ये आपको समझ में थोड़ा नहीं आएगा, आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा पीछे सर्वांग सम वाले में, वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जिसमें तीनों साइड बराबर हो तो उन्हें सर्वांग सम होगा, एगो साइड और एगो एंगल और एगो साइड बराबर हो उन्हें क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। और ये 2 एंगल और एगो साइड बराबर हो तो भी सर्वांग सम होगा। यानी राइट एंगल 90 डिग्री का कोण हो और दोनों बराबर हो तब भी ये होगा, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि अभाज्य संख्या
ठीक है, अभाज्य संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये रखिएगा कि इनमें से जैसे मान लीजिए 31, 32, 33, 33, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 3 चीज़ आप याद रखिएगा। पहला कि सम संख्या जो होंगी वो अभाज्य संख्या कभी नहीं होंगी। दूसरी बात, सम संख्या जो होंगी वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। दूसरी बात कि जो संख्या 3 से विभाजित हो, अर्थात जिनका योग, संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 3 की विभाज्यता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट पढ़ेंगे कि जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है। और तीसरी बात कि लास्ट डिजिट में 0 और 5 ना हो, 0 और 5 ना हो। जैसे कि मान लीजिए देखना कि क्या यह अभाज्य संख्या है, तो 0 है तो आप ऐसे काट दीजिएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 अंतिम में क्या 5 है, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 32 क्या सम है, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप 3 चीज़ याद रखिएगा। एक संख्या सम ना हो, 3 से विभाजित ना हो, और तीसरी बड़ी बात कि अंतिम का अंक 0 और 5 ना हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं। तो प्राकृत संख्या वे संख्या जिनको गणना में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, जिनमें 0 को भी शामिल कर लेते हैं और नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या भी होती हैं और 0 भी होती हैं। ठीक। पूर्णांक किन्हें कहते हैं, जिनमें माइनस भी शामिल होते हैं, यानी ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य शामिल होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। वास्तविक संख्या जो माइनस में भी हो, रूट में भी हो। ठीक है। काल्पनिक संख्या जो रूट में हो और माइनस में हो। ठीक है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न कैसे बन सकते हैं इन सबसे, जैसे मान लीजिए कि माइनस के 4 दे दें, ठीक है, और पूछे कि क्या ये प्राकृत संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर रूट में 7 दे दें, ठीक है, अगर पूछ ले कि बताइए प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि वास्तविक संख्या है। अगर माइनस में दे दें, माइनस में 8, अगर पूछ ले कि कौन सी संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे काल्पनिक संख्या है। ठीक है। अगला टॉपिक धारिता। धारिता का मात्रक। धारिता का मतलब सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि जिसमें कुछ धरा जाए, धारिता में कुछ धरा जाए। जैसे कि मान लीजिए कि पानी के बोतल में पानी को रखा जाता है, इसी क्या बोलते हैं धारिता। बोतल क्या है, धारिता। ठीक है। और इस धारिता का मात्रक क्या होता है, तो लीटर होता है। धारिता में केवल लिक्विड चीज़ें, द्रव को ही रखा जाता है। ठीक है। इसका मात्रक होता है लीटर। दूसरी बात कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और 1 लीटर बराबर 1000 ml, ये तो सभी को याद रहता है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आज की वीडियो आपको कैसी लगी होगी प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और इतना आप प्यार कर लेंगे तो आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है।